तो आज हम बात करने वाले हैं उस दौर की जब महात्मा गांधी के बस एक आह्वान ने यानी असहयोग आंदोलन ने झारखंड के आदिवासी इलाकों में क्रांति की एक ऐसी लहर दौड़ा दी जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर कैसे एक नेशनल लेवल का मूवमेंट इस आदिवासी धरती पर पहुंचकर इतना खास, इतना पावरफुल बन गया। चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी के पन्ने पलटते हैं। अच्छा, तो आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि ये असहयोग आंदोलन था क्या। देखिए, 1920 से 1922 के बीच गांधी जी के लीडरशिप में ये एक देशव्यापी नॉन वायलेंट मूवमेंट था और इसका मकसद ना बहुत सीधा साधा था कि ब्रिटिश सरकार के साथ किसी भी तरह का कोई कोऑपरेशन नहीं करना है जब तक कि हमें स्वराज नहीं मिल जाता। तो आखिर वो क्या वजह थी, वो कौन सी चिंगारियां थीं जिन्होंने पूरे देश में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक आग सी लगा दी थी। देखिए, वजहें एक नहीं कई थीं। जलियांवाला बाग का वो भयानक नरसंहार, दमनकारी रोलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन में जो नाइंसाफी हुई और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की नाकामी, मतलब इन सबने मिलके ना पूरे भारत के सब्र का बांध ही तोड़ दिया था। और अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर। जब ये राष्ट्रीय पुकार, ये आवाज झारखंड के जंगलों और पहाड़ों तक पहुंची ना, तो यहाँ का जो रिएक्शन था वो सिर्फ सपोर्ट नहीं था, नहीं, वो अपने आप में एक पूरी क्रांति थी। इस क्रांति के हीरोज थे टाना भगत, और पता है, गांधी जी खुद उनकी हिम्मत के कायल थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को टैक्स देने से साफ साफ मना कर दिया। और ये सिर्फ पैसों की बात नहीं थी, नहीं, ये तो सीधे सीधे अंग्रेजी राज की इकोनॉमिक बुनियाद पर चोट थी। और हाँ, इसकी एक बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। उनकी जमीनें तक नीलाम हो गई, पर वो लोग झुके नहीं। उधर पलामू में धनी सिंह खरवार ने गांधी जी के आत्मनिर्भरता के मैसेज को एकदम जमीन पर उतार दिया। उन्होंने जंगल साफ करके कपास की खेती शुरू करने का ऐलान कर दिया और इससे भी एक कदम और आगे बढ़कर खुद को पलामू का राजा घोषित कर दिया। सोचिए, ये तो ब्रिटिश सत्ता के पैरेलल अपनी सरकार बनाने जैसा था, एक सीधी खुली चुनौती। और ऐसा ही कुछ जबरा पहाड़िया ने किया। उन्होंने अपनी पूरी जनजाति को एकजुट किया। लेकिन अंग्रेजों का जवाब बहुत क्रूर था। उन्हें कठोर कारावास मिला और उनका घर तक जब्त कर लिया गया। ये किस्से हमें बताते हैं कि इस लड़ाई में शामिल होने वाला हर एक इंसान अपना सब कुछ दांव पर लगा कर आया था। लेकिन ये आग सिर्फ गांवों और जंगलों तक ही सीमित नहीं थी, नहीं, इसकी लपटें अब शहरों तक पहुंच चुकी थीं। और यहाँ झारखंड के पढ़े लिखे नौजवान और वकील भी इस लड़ाई में कूद पड़े थे। और इनकी स्ट्रैटेजी ना बिल्कुल क्लियर थी। एक तरफ अंग्रेजी सरकार के स्कूलों और अदालतों को बॉयकॉट करो और दूसरी तरफ अपने खुद के नेशनल स्कूल बनाओ। तो ये सिर्फ एक विरोध नहीं था, ये एक आत्मनिर्भर भारत की नींव रखने की एक जबरदस्त कोशिश थी। और हुआ भी वही। देखते ही देखते झारखंड के कोने कोने में, क्या रांची, क्या हजारीबाग, हर जगह राष्ट्रीय स्कूल खुल गए। और ये सिर्फ स्कूल नहीं थे, ये तो राष्ट्रवाद की वो पाठशालाएं थीं जहां आज़ादी के असली सिपाही तैयार हो रहे थे। चलिए, अब कहानी का रुख करते हैं जमशेदपुर की तरफ, भारत का इंडस्ट्रियल हार्ट। यहाँ इस आंदोलन ने एक बिल्कुल नया, एक मॉडर्न रूप ले लिया था। गोलमुरी मैदान में एक के बाद एक पब्लिक मीटिंग्स हुई, माहौल धीरे धीरे गर्माता गया और फिर 15 मार्च को वो हुआ जिसने इतिहास रच दिया। जमशेदपुर के सारे मजदूरों ने एक साथ हड़ताल कर दी। ये इंडस्ट्रियल भारत की तरफ से आज़ादी की लड़ाई में एक बहुत जोरदार दस्तक थी। अब जाहिर सी बात है, आंदोलन जितना मजबूत हो रहा था, ब्रिटिश हुकूमत का शिकंजा भी उतना ही कसता जा रहा था। उन्होंने इस आवाज को दबाने के लिए अपनी पूरी की पूरी ताकत झोंक दी। आदिवासियों के जुलूसों पर लाठियां बरसाई गईं, सरस्वती देवी और बजरंग सहाय जैसे बड़े बड़े लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया, एक्टिविस्ट्स को जेल में डाला गया, उनके घर जब्त कर लिए गए। और हद तो तब हो गई जब साहिबगंज को डिस्टर्ब्ड एरिया तक घोषित कर दिया गया, मतलब दमन का चक्र अपने चरम पर था। फिर 1922 में चौरी चौरा की घटना हुई और उसके बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या झारखंड में जो ये आग जली थी वो बुझ गई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसने एक ऐसी विरासत छोड़ी जो हमेशा के लिए अमर हो गई। हाँ, आंदोलन फॉर्मली तो खत्म हो गया था, पर उसकी जो स्पिरिट थी वो जिंदा रही।
संघर्ष ने बस अपना रूप बदला था। इरादे तो अब भी वही थे, पूर्ण स्वराज। ये कोई अंत नहीं था, ये तो एक नए चैप्टर की शुरुआत थी। तिलक स्वराज्य फंड के लिए चंदा इकट्ठा करने का काम चलता रहा, और सबसे कमाल की बात सुनिए, झारखंड के वही टाना भगत अपना घर-बार छोड़कर तिरंगे के सम्मान के लिए नागपुर तक झंडा सत्याग्रह में शामिल होने पहुंचे थे। ये बात साफ दिखाती है कि अब झारखंड की लड़ाई पूरे देश की लड़ाई बन चुकी थी। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन ने झारखंड को पॉलिटिकली जगा दिया था। ये रीजन अब सिर्फ एक ज्योग्राफिकल एरिया नहीं था, ये एक क्रांतिकारी गढ़ बन चुका था जो आगे आने वाले बड़े बड़े आंदोलनों के लिए पूरी तरह से तैयार था। और इसी आंदोलन ने झारखंड को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नक्शे पर हमेशा हमेशा के लिए स्थापित कर दिया।